इनकम फ्रॉम बिजनेस की प्लेलिस्ट में जो ये पहली वीडियो आपको मिलेगी वो जाके देख लो, क्योंकि उसमें मैंने पूरा पीजीबीपी का फॉर्मेट और जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं पीजीबीपी से रिलेटेड वो समझा रखा है उसमें मैंने। क्वेश्चन नंबर 2, इस क्वेश्चन में हमसे बोला है टोटल इनकम निकालने के लिए। कहने का मतलब सिर्फ बिजनेस नहीं, सिर्फ इनकम फ्रॉम बिजनेस नहीं कैलकुलेट करना है, पांचों हेड कैलकुलेट करने हैं। टोटल इनकम में 5 हेड आते हैं: सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन्स, बिजनेस और अदर सोर्सेस। ठीक, तो टोटल इनकम पूछ रहा है, यानी कि इन पांचों का सम पूछ रहा है। ठीक, लेकिन ये चैप्टर था इनकम फ्रॉम बिजनेस वाला, तो भाई देखो आपको यहाँ पीएल अकाउंट दिख रहा है, तो एक काम तो हम कर लेंगे, पीजीबीपी आ जाएगा यानी कि इनकम फ्रॉम बिजनेस आ जाएगा। और दूसरा यहाँ आपको दिख रहा है कि प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी और रेंट ऑफ प्रॉपर्टी, यानी कि एक हाउस प्रॉपर्टी वाली इनकम आ जाएगी। उसके अलावा सैलरी, कैपिटल गेन्स और अदर सोर्सेज का कोई पार्ट दिख नहीं रहा है, तो इसीलिए बिजनेस, इनकम फ्रॉम बिजनेस अलग से कैलकुलेट कर लेना, हाउस प्रॉपर्टी अलग से कैलकुलेट कर लेंगे, हम दोनों को ऐड कर देंगे, वही आ जाता है ग्रॉस टोटल इनकम। और यहाँ कुछ डिडक्शन है नहीं, तो वही हो जाएगा टोटल इनकम। अब हम देखते हैं, तो सबसे पहले अभी हम देख रहे हैं बिजनेस में कैसे ट्रीटमेंट करेंगे। तो हमने फर्स्ट वीडियो में ही पढ़ा था, अगर क्वेश्चन में पीएल अकाउंट दे रखा होता है तो हम नेट प्रॉफिट वाले फॉर्मूले से सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन बोला है गिवन बिलो इज द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ अ टिम्बर मर्चेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024। ये टिम्बर का बिजनेस करते हैं और उसका पीएल अकाउंट दे रखा है। ओपनिंग स्टॉक, क्योंकि ये बिजनेसमैन है और टिम्बर तो उसका कुछ ओपनिंग स्टॉक होगा, तो ये बिजनेस से रिलेटेड होगा, यानी कि ये अलाउ है, इसका कुछ नहीं करना है। टू परचेजेस, भाई बिजनेसमैन है, इन्होंने कुछ लकड़ियां, कुछ टिम्बर खरीदे होंगे, तो बिजनेस का पार्ट हो गया, अलाउ हो गया। वेजेस, मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में ही यानी कि इंट्रोडक्शन वीडियो में ही बताया था कि अगर सिर्फ वेजेस लिखा है तो आप मानोगे वो वेजेस किसको गया, स्टाफ को गया, इसीलिए ये अलाउ हो जाएगा। ऑडिट फी, अपने बिजनेस का ऑडिट कराए होंगे, इसलिए बिजनेस का पार्ट ये अलाउ हो गया। अब लिखा है टू रिपेयर्स हाउस प्रॉपर्टी, साफ साफ बोल दिया हाउस प्रॉपर्टी। और हम कौन से खर्चों को नेट प्रॉफिट में ऐड करते हैं, डिस अलाउड एक्सपेंसेस को, वो खर्चे जो कि बिजनेस से रिलेटेड नहीं है लेकिन पीएल अकाउंट में डेबिट हो गए हो। जैसे ये हाउस प्रॉपर्टी का रिपेयर था ना, तो इसीलिए डिस अलाउ हो जाएगा, इसको नेट प्रॉफिट में आप ऐड कर दोगे। ठीक, टू जनरल चार्जेस, तो भाई कुछ जनरल खर्चे आए होंगे बिजनेस में, इसलिए ये अलाउ रहेगा। ठीक, टू कमीशन फॉर रेजिंग लोन, तो क्वेश्चन साइलेंट है तो हम मान लेंगे भाई लोन बिजनेस का ही होगा और उसी के कमीशन से रिलेटेड, इसलिए अलाउ कर दिया हमने इसको। टू बैड डेब्ट रिजर्व, ये हमने फर्स्ट वीडियो में ही पढ़ा था, कोई भी रिजर्व अगर पीएल अकाउंट में डेबिट दिखे तो उसको डिसअलाउड मान के ऐड कर देना नेट प्रॉफिट में। ठीक, फिर टू बैड डेट्स, अब बैड डेट्स केवल और केवल यहाँ दे रखा है और एडजस्टमेंट में तो कहीं कुछ दिया नहीं है, तो सिर्फ यहाँ दे रखा है, इसलिए ये अलाउ रहेगा। ठीक, फिर टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये भी हमने अपने इंट्रोडक्शन वीडियो में पढ़ा था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिसअलाउ मान के इसको हम ऐड करते हैं। क्यों? क्योंकि भाई ऐसा मानेंगे कि ये जो जिनका ये इंफॉर्मेशन दे रखा है उन्होंने लोन लिया होगा कुछ ऐसे, उसका इंटरेस्ट है, इसी वजह से इसको डिसअलाउ हमने कर दिया। ठीक, फिर लिखा है टू कंट्रीब्यूशन टू स्टाफ वेलफेयर फंड। अब यहाँ कंफ्यूज मत होना, मैंने पहली वीडियो इसीलिए बार बार पहली वीडियो पे फोकस कर रहा हूँ आपको, क्योंकि उसमें मैंने बताया था कोई भी रिजर्व, प्रोविजन या फंड आपको दिख जाए तो उसको क्या करोगे, सीधे डिसअलाउ मान के आप ऐड कर दोगे नेट प्रॉफिट में। तो ये फंड है तो इसीलिए ये भी ऐड हो जाएगा। ठीक, फिर टू प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, देख लो प्रोविजन भी आ गया। प्रोविजन को क्या करते हैं हम, डिसअलाउ मानते हैं और ऐड कर लेते हैं। अब लिखा है टू डेप्रिसिएशन, ऐसे तो यहाँ पे लिख दिया है अलाउेबल, तो यानी कि ये अलाउ ही है, लेकिन डेप्रिसिएशन का फर्स्ट वीडियो में मैंने ये बहुत क्लियरली आपको समझाया था। अगर सिर्फ और सिर्फ डेप्रिसिएशन पीएल अकाउंट में डेबिट साइड दिख रहा है तो उसको अलाउ रहने देना। ठीक, अगर एडजस्टमेंट में दिखता है तो उसका कुछ और ट्रीटमेंट होता है, लेकिन केवल ये यहाँ पे था पीएल अकाउंट में तो ये अलाउ रहेगा। ठीक, और नेट प्रॉफिट तो हम सबसे पहले ले ही लेंगे। फिर है सेल्स, तो भाई ये बिजनेसमैन है तो कुछ बेच खरीद तो रहे होंगे ना, तो ये अलाउ, ये बिजनेस का ही सेल्स कुछ हुआ होगा। फिर बाय रेंट ऑफ प्रॉपर्टी, इन्होंने अपने घर को किराए पे दे रखा था, उसका इनकम आ रहा है, तो ये इनके बिजनेस से रिलेटेड इनकम नहीं है ना, तो हम हर वो इनकम जो कि बिजनेस से रिलेटेड नहीं है और पीएल अकाउंट में क्रेडिट हो गया है उसे माइनस कर देते हैं नेट प्रॉफिट में से, यानी कि डिसअलाउ इनकम। फिर लिखा है क्लोजिंग स्टॉक, जैसे ओपनिंग स्टॉक बिजनेस से रिलेटेड था, अलाउ था, तो जब ये अपने साल का जो अकाउंट है उसको क्लोज कर रहे होंगे तो उसमें कुछ क्लोजिंग स्टॉक आया होगा, ये अलाउ रहेगा। ठीक, तो इसके थ्रू हम क्या निकाल लेंगे, इनकम फ्रॉम बिजनेस, और उसके बाद
बाद हमारा सेकंड काम इसमें रहेगा हाउस प्रॉपर्टी निकालना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हाउस प्रॉपर्टी वाला भी इंफॉर्मेशन दे रखा है। तो अब भाई हाउस प्रॉपर्टी को समझने के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, तो हाउस प्रॉपर्टी का फॉर्मेट पूरा आप देख के समझ जाना, उसी के थ्रू इसको सॉल्व करना है। अगर और देखो भाई क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला रहता तो हम नॉट कवर्ड वाला मान लेते हैं। ये मैं हाउस प्रॉपर्टी वाले चैप्टर का बता रहा हूँ। तो म्युनिसिपल वैल्यू, एक्चुअल रेंट और फेयर रेंट, इन तीनों में से जो भी ग्रेटर रहता है वही ग्रॉस एनुअल वैल्यू होता है। अब इस क्वेश्चन में ना ही हमको म्युनिसिपल वैल्यू दिया है ना ही फेयर रेंट दिया है, तो सीधे जो एक्चुअल रेंट है ये 15,000 रुपए, उसको यहाँ लो, वही हो गया ग्रॉस एनुअल वैल्यू। फिर टैक्सेस है नहीं, वैकेंसी है नहीं, अनरियलाइज रेंट है नहीं, यानी कि ग्रॉस एनुअल वैल्यू ही हो क्या हो गया, एनुअल वैल्यू। अब एनुअल वैल्यू में से ये तीन चीजें लेस करते हैं। लोन के बारे में कोई इंफॉर्मेशन दे नहीं रखा है तो सेकंड और थर्ड पॉइंट को लेने की जरूरत नहीं, केवल एनुअल वैल्यू का 30% लेस करके यहाँ पे एक अमाउंट आ जाएगा, वो हो जाएगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। कंफ्यूज मत होना, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की वीडियो देख लो, आपको समझ में आ जाएगा कैसे सॉल्व करना है। बस दोनों को हम ऐड कर देंगे, हमारा टोटल इनकम आ जाएगा। यहाँ पे सॉल्यूशन देखते हैं 2 का। टोटल इनकम पूछा था, लेकिन सबसे पहले हम इनकम फ्रॉम बिजनेस निकाल ले रहे हैं अपना। तो कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम बिजनेस फॉर द असेसमेंट ईयर 2024-25। अब यहाँ पे हम ले लेंगे, क्योंकि ये पीएल अकाउंट वाला है इसीलिए नेट प्रॉफिट वाले फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे। नेट प्रॉफिट दे रखा है 2,50,000, ठीक है। उसमें हम ऐड करते हैं डिसअलाउड एक्सपेंसेस, वो खर्चे जो कि बिजनेस से रिलेटेड नहीं हैं लेकिन पीएल अकाउंट में डेबिट शो हुए हैं, ठीक। तो बैक करके आप देख लो, मैंने क्वेश्चन में एक एक पॉइंट समझा रखा है, ठीक। तो ओपनिंग स्टॉक अलाउ रहेगा, बिजनेस से रिलेटेड है। परचेजेस अलाउ रहेगा, बिजनेस से रिलेटेड है। वेजेस अपने स्टाफ को दिए होंगे, अलाउ रहेगा। ऑडिट फी अपने बिजनेस का ऑडिट कराए होंगे, अलाउ रहेगा। फिर रिपेयर्स हाउस प्रॉपर्टी, तो साफ साफ लिखा है हाउस प्रॉपर्टी, यानी कि ये बिजनेस से रिलेटेड खर्चा नहीं है, अपने घर का इन्होंने रिपेयर कराया है। कितने का? 2,000 रुपए का, तो वो यहाँ पे लिख लो इनर कॉलम में भी, ठीक। फिर जनरल चार्जेस, तो ये बिजनेस से ही रिलेटेड होते हैं, अलाउ रहेगा। टू कमीशन फॉर रेजिंग लोन, कुछ नहीं बोला है, तो भाई लोन इन्होंने मतलब अपने बिजनेस के लिए लिया होगा, उसी के कमीशन में कुछ खर्चा गया होगा, इसीलिए अलाउ रहेगा। फिर है बैड डेट रिजर्व। अब ये आपको रटना पड़ेगा, कोई भी रिजर्व अगर पीएल अकाउंट में डेबिट दिखे तो उसको ऐड कर लो। तो बैड डेट रिजर्व, रिजर्व कितना है? 500 रुपए, उसको ऐड कर लो, ठीक। फिर लिखा है बैड डेट, तो बैड डेट जब केवल और केवल पीएल अकाउंट की डेबिट साइड हो तो उसको अलाउ रहने देना, मत लेना। बाकी फर्स्ट वीडियो जो है इंट्रोडक्शन वीडियो आपको इनकम फ्रॉम बिजनेस की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, उसमें मैंने बैड डेट और ये सारे पॉइंट बहुत अच्छे से समझाए, आप जाके वहां देख लो। फिर है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब भी आपको पीएल अकाउंट में डेबिट साइड दिखे उसको चुपचाप से उठाओ और ऐड कर लो। यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था 10,500 रुपए, भाई ऐसा मानते हैं कि वो कोई पर्सनल लोन होगा तो उसका इंटरेस्ट जा रहा है, तो इसीलिए ऐसे, ठीक है। उसके बाद दिया है कंट्रीब्यूशन टू स्टाफ वेलफेयर फंड, रिजर्व, प्रोविजन और फंड को हमको सीधे सीधे ऐड कर लेना है जब भी पीएल अकाउंट में डेबिट साइड दिखे तो 2,500 रुपए, ठीक। उसके बाद दिया हुआ है प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, तो प्रोविजन भी जब भी आपको दिखे पीएल में डेबिट साइड ऐड कर लो 1,500 रुपए। फिर उसके बाद है डेप्रिसिएशन अलावेबल, ऐसे तो अलावेबल लिख दिया है तो अलाउ ही मानेंगे, लेकिन नहीं भी लिखा होता तो ये बात हमने पढ़ी है कि पीएल अकाउंट में अगर डेप्रिसिएशन सिर्फ और सिर्फ डेबिट साइड है और कहीं नहीं मेंशन है, एडजस्टमेंट और इधर उधर कहीं नहीं मेंशन है, सिर्फ और सिर्फ पीएल अकाउंट में डेबिट साइड है, तो वो अलाउ ही रहेगा, ठीक। तो इधर से हमने सब कुछ ले लिया, अब इसको आप ऐड कर लो, ठीक है। तो ये है 2,000 प्लस 500 प्लस 10,500 प्लस 2,500 प्लस 1,500, यह आ गया आपका 17,000 रुपीज, ठीक। तो इसको आप यहां पे लिख दो। अब इसको ऐड कर लो नेट प्रॉफिट में, ये हो गया 2,67,000, ठीक। इसमें से हम लेस करते हैं डिसअलाउड इनकम, वो इनकम जो कि बिजनेस से रिलेटेड नहीं है लेकिन पीएल अकाउंट में क्रेडिट शो हुए हैं। तो सेल्स
भाई बिजनेस का टिम्बर ही बेचे होंगे, उसका सेल्स है तो ये अलाउ रहेगा। रेंट ऑफ प्रॉपर्टी, भाई इन्होंने अपना घर रेंट पे दे रखा है, उसका इनकम आ रहा है, तो उसका बिजनेस इनकम में क्या काम, यानी कि ये डिसअलाउड इनकम हो गया। तो 15,000 रुपए को यहाँ पे लिख दो। ठीक, फिर क्लोजिंग स्टॉक, तो भाई ये अलाउ रहेगा, इसको नहीं छूना है हमको। 15,000 को बाहर लिख दो, लेस कर दो, ये हो गया 2,52,000। अब इसके बाद भी अभी हम एक और चीज लेस करते हैं कि एक्सपेंसेस अलाउड एज डिडक्शन बट नॉट डेबिटेड टू पीएल अकाउंट, लेकिन यहां ऐसा कुछ भी नहीं हमको दिखाया गया है, इसीलिए हम यहीं पे अपना आंसर छोड़ देंगे। ये हो गया हमारा इनकम फ्रॉम बिजनेस। अब इस क्वेश्चन में हमसे सिर्फ और सिर्फ इनकम फ्रॉम बिजनेस नहीं पूछा था, टोटल इनकम। जब भी आपसे टोटल इनकम पूछ दे, आपको पांचों के 5 हेड सॉल्व करने पड़ेंगे। ठीक, वो सारे की मैं वीडियो बना चुका हूं, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगी। ठीक, तो अब इसमें हमने स्टार्टिंग में ही देख लिया कि सैलरी, कैपिटल गेन्स और अदर सोर्सेज नहीं है, बस बिजनेस था और एक हाउस प्रॉपर्टी वाला था। तो अब हम कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक, फिर लिखेंगे फॉर द असेसमेंट ईयर 2024-2025। ठीक, अब देखो जनरली जो आपके बिजनेस वाले चैप्टर में ये हाउस प्रॉपर्टी का क्वेश्चन आएगा ना, उसमें आपको सीधे सीधे रेंट दे रखा होगा और उसी को हमको एनुअल वैल्यू मान लेना है। ऐसे तो मानना नहीं चाहिए आपको, लेकिन आपको एक रूल के थ्रू ही चलना चाहिए, लेकिन जनरली वही एनुअल वैल्यू है। तो भाई जब भी क्वेश्चन में नहीं मेंशन होता है कि हाउस कवर्ड है अंडर रेंट कंट्रोल एक्ट या फिर नॉट कवर्ड है, तो हम मानते हैं कि नॉट कवर्ड है। ठीक, तो सबसे पहला काम हम यही करते हैं, ये तीनों के अमाउंट लिखते हैं, म्युनिसिपल वैल्यू, एक्चुअल रेंट और फेयर रेंट। आप ध्यान दो अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे, क्या म्युनिसिपल वैल्यू दिया गया है? नहीं, तो यहाँ 0 हो गया। फेयर रेंट दिया गया है? नहीं, तो 0 हो गया। एक्चुअल रेंट आप क्रेडिट साइड में नोट करो, लिखा है रेंट ऑफ प्रॉपर्टी 15,000, तो यही हो गया एक्चुअल रेंट, तो इसको यहाँ पे लिख दो। अब इन तीनों में से भाई ये दोनों दिया ही नहीं है, केवल यही है 15,000, तो वही हो गया ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ठीक, फिर ये 3 चीज लेस करते हैं। अब ये मत सोचना कि जैसे यहाँ पे रिपेयर है हाउस प्रॉपर्टी तो उसको भी लेस कर दे, नहीं, रूल से हम चलते हैं, रूल के बिना नहीं चलते हैं। तो हाउस प्रॉपर्टी में रिपेयर लेस नहीं होता है। ठीक है, तो लेस क्या होता है? म्युनिसिपल टैक्सेस, वैकेंसी, अनरियलाइज रेंट, ये तीनों ही नहीं है। तो जो ग्रॉस एनुअल वैल्यू है 15,000 रुपए, क्या वही हमारा एनुअल वैल्यू नहीं हो गया 15,000? समझ गए ना बात को? भाई ये पूरा इसका स्क्रीनशॉट ले लो और हाउस प्रॉपर्टी वाली वीडियो जाके देख लो अगर अभी भी आपने नहीं देखी है तो लास्ट बार फिर से समझा रहा हूँ, म्युनिसिपल वैल्यू, एक्चुअल रेंट, फेयर रेंट, तो ये दोनों है नहीं। एक्चुअल रेंट हमने रखा 15,000, इन तीनों में से जो ग्रेटर होता है वही ग्रॉस एनुअल वैल्यू होता है, तो वो हो गया 15,000, यहाँ पे लिख दिया हमने। फिर ये तीनों था नहीं, तो यानी कि एनुअल वैल्यू भी क्या आ गया? वो आ गया 15,000 रुपए। ठीक, अब उसके बाद हमको बस ये तीनों लेस करके दिखा देना होता है, और उसमें भी यहाँ पे लोन का कोई इंफॉर्मेशन दिया नहीं है, तो ये दोनों भी नहीं लेना है, बस ये फर्स्ट वाला पॉइंट लेना होगा। ठीक, तो मैं यहाँ डायरेक्ट एनुअल वैल्यू ले रहा हूँ। अगर आपको क्वेश्चन में पूरा समझाना हो तो भाई एग्जाम में रिस्क ना लेना, आप वैसे भी कर सकते हो पूरा समझा के। ठीक है, एक्चुअल रेंट को ही एनुअल वैल्यू मान रहे हैं, क्यों मान रहे हैं मैंने आपको समझा दिया। आप चाहो तो पूरा प्रोसीजर के थ्रू दिखा सकते हो अपने एग्जाम में। ठीक है, और वैसे दिखाना भी चाहिए। चलो मैं भी आपको करके दिखा दे रहा हूँ, मैंने फिर कंफ्यूज हो जाओगे आप। म्युनिसिपल वैल्यू, एक्चुअल रेंट और फेयर रेंट। देखो म्युनिसिपल वैल्यू है नहीं, फेयर रेंट है नहीं, एक्चुअल रेंट दे रखा है 15,000। इन तीनों में से जो भी ग्रेटर होता है वो हो जाता है ग्रॉस एनुअल वैल्यू, तो वो हो गया 15,000 रुपए। इसमें से हम 3 चीज लेस करते हैं, म्युनिसिपल टैक्स, वैकेंसी, अनरियलाइज रेंट, तीनों ही नहीं है, तो यानी कि यही 15,000 क्या हो गया? यही हो गया हमारा एनुअल वैल्यू। एनुअल वैल्यू में से हम लेस करते हैं डिडक्शन अंडर सेक्शन 24। सबसे फर्स्ट लेस करते हैं 30% ऑफ एनुअल वैल्यू, तो 30% ऑफ एनुअल वैल्यू कितना है? 15,000। ठीक, 15,000 का 30% निकालो, वो आ गया 4,500
500, ठीक। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन प्रीवियस ईयर और कंस्ट्रक्शन पीरियड लेते हैं, तो वो तब लेते हैं जब घर बनवाने से रिलेटेड लोन या कुछ और इन्फॉर्मेशन दे रखा होता है तब। तो वो नहीं दे रखा है तो उसको छोड़ दो, इस 4500 को आप लेस कर लो एनुअल वैल्यू में से, यानी कि 15,000 माइनस 4,500, यह आ गया 10,500। ये हो गया इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। बाकी सैलरी, कैपिटल गेन्स और अदर सोर्सेज नहीं था, तो इन दोनों को ऐड कर लो, यहां लिख दो। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर, जो भी चल रहा है वो लिख दो। अब यहाँ पे पीजीबीपी हमने अभी कैलकुलेट किया, यानी कि इनकम फ्रॉम बिजनेस, वो कितना आया, वो आया है 2,52,000, और हाउस प्रॉपर्टी हमने कैलकुलेट किया, वो आया है 10,500, और तीनों हेड का कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो इन्हीं दोनों को ऐड कर दो। तो ये हो गया 2,62,500, ये आ गया ग्रॉस टोटल इनकम। इसमें से हम लेस करते हैं डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80C टू 80U। यहाँ पे कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगा आपको इनकम फ्रॉम बिजनेस वाले चैप्टर में, क्योंकि ये तो बस आपको एक समझाने के लिए दे रखा है। तो इसी को आप लेस कर दो, 2,62,500, ये आ गया आपका टोटल इनकम, ठीक। ये हो गया आपका इनकम फ्रॉम बिजनेस, ये हो गया आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, और ये हो गया आपका टोटल इनकम।